आदाब, नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं जय महाराष्ट्र मुंसिफ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। लाडली बहना योजना एक गेम चेंजर स्कीम। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इख्तिदार पर वापसी का किया दावा। नागपुर हल्के में किया रोड शो। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात आने वाले वक्त की सियासी समत का करेंगे फैसला। कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत की मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर सुप्रिया सुले का शदीद रद्दअमल। कहा, महाराष्ट्र के अवाम तफरीक की सियासत को करेंगे मुस्तरद। मजहब की बुनियाद पर सियासत ज्यादा देर नहीं चलती, लोगों के बुनियादी मसाइल पर होनी चाहिए बात। एनसीपी लीडर नवाब मलिक का बयान। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला व नागपुर साउथ वेस्ट हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने अपने असेंबली हल्के में रोड शो किया। इस दौरान फडणवीस ने अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना गेम चेंजर स्कीम है। इस स्कीम के जरिए हुकूमत ने खवातीन में समाजी व इक़्तिसादी तब्दीली लाने की कोशिश की है। बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है। आप देख सकते हैं, ये जो इलाका है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। 5 बार लगातार इन्होंने मुझे चुनकर दिया है। मैं जो भी हूं इनकी बदौलत हूं और इनका प्रेम पहले से भी ज्यादा मुझे आज दिखाई पड़ता है कि मैनिफेस्टो तो कोई भी दे सकता है, विश्वास किसके मैनिफेस्टो पर है। हमारी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। एक चीज की बहुत जोर शोर से बात हो रही है सर, लाडली बहन योजना। लाडली बहन योजना ये गेम चेंजर योजना है। इस योजना के कारण महिलाओं को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के केंद्र बिंदु में लाने का प्रयास ये हम लोगों ने किया है और मेरा विश्वास है कि लाडली बहना हमारे साथ रहेगी। उधर एनसीपी के सरबराह अजित पवार ने बारामती हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। अजित पवार ने वोटरों से मुलाकात की और गुज़श्ता 2.5 वर्षों के दौरान किए गए कारनामों से उन्हें वाकिफ कराया। वाज़ेह है कि बारामती असेंबली हल्के में अजित पवार के मुकाबले में उनके भतीजे योगेंद्र पवार मैदान में हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अजित पवार ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से इंतखाब जीतने का दावा किया। अजित पवार ने यह भी कहा कि महायुति को 175 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। 175 से ज्यादा सीटें महायुति को मिलेगी और बारामती में मैं 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीतूंगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र मुल्क की सरकर्दा रियासत रही है। मुंबई तिजारती दारुल हुकूमत है, इसलिए यहाँ के लोगों का पैगाम पूरे मुल्क में जाएगा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस बार महाराष्ट्र आने वाले वक्त के सियासी समत का फैसला करेगा। यह इंतखाबात सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि मुल्क के हालात और समत का फैसला करने के लिए हैं। अशोक गहलोत ने हुक्मरान पार्टी के लीडरों की जानिब से दिए जा रहे मुतनाज़ा नारों का हवाला दिया और कहा कि आवाम सोच समझकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। बम्बई कॉमर्शियल कैपिटल रही है, इसलिए यहाँ के लोगों का मैसेज जाएगा पूरे कंट्री के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि इस बार महाराष्ट्र आगे की राजनीति की दिशा तय करेगा। ये चुनाव खाली मामूली महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये चुनाव देश की दशा और दिशा तय करने का चुनाव है। और मैं अपील करना चाहूँगा प्रदेशवासियों से भी कि चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। आप देश के भविष्य का फैसला करेंगे, देश की राजनीति की दिशा में जाएगी, कैसे लोकतंत्र बचेगा, कैसे सेकुलरिज्म बचेगा, इसका चुनाव है। और जिस प्रकार ये बटोगे तो कटोगे वाली बात कर रहे, बताइए आप और हम लोग तो सब राजनीति में या मीडिया के लोग हैं। ये आजादी वर्ग कभी सुना कोई ऐसा नारा दे सकता है? और वो चुनाव प्रतिनिधि आज एक चीफ मिनिस्टर बोल रहा है
कि बटोगे तो कटोगे, इसका मायने क्या है? इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई रोक लगाई है? एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये भी मतलब वही है। तो कहने का मतलब ये, जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसको हमें समझना पड़ेगा, वो ढंग से फैसला करना पड़ेगा। ये मेरी अपील है आपके माध्यम से। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस और महाविनाश अघाड़ी के लीडर अपने ट्रोलिंग इकोसिस्टम के जरिए बार बार जाली बयानियां पेश करते हैं। रिजर्वेशन से मुताल्लिक अमित शाह का एक फर्जी वीडियो मंजर आम पर लाया गया। पीयूष गोयल ने मजीद कहा कि मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की किसी के पास ताकत नहीं है। जब तक पीएम मोदी हैं, जब तक बीजेपी के कारकुन हैं, इस मुल्क से तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं होंगे। मित्रों, अभी जैसे मैं बता रहा था कि बार बार फेक नैरेटिव कांग्रेस और महाविनाश अघाड़ी के नेता अपने ट्रोलिंग इकोसिस्टम से चलाते हैं। अभी जानकारी मिली कि माननीय अमित शाह जी का एक पुराना वीडियो जो पूरी तरीके से फेक था, मॉर्फ था, सिद्ध हो गया है। उस पर एफआईआर चल रही है। रिजर्वेशन के विषय में कांग्रेस, उबाटा और शरद पवार जी की पार्टी इतना हताश हो गया, इतना निराश है। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को धोखा दिया है। संजय राउत ने इस मौके पर महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद को 160 से 170 सीटें मिलने का भी दावा किया है। आप तारीफ बहुत करते थे, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, हाँ, बहुत तारीफ करते थे एक जमाने में। लेकिन यही अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के बारे में जो विश्वासघात किया है, उसके बारे में आप बताइए। आपने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बेच दी, बेचने का काम किया, पहले खरीदने का काम किया, फिर शिंदे को बेच दिया आपने। तो आपको बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमको मालूम है बाला साहब ठाकरे जी क्या है और आप क्या है। एकनाथ शिंदे जैसे एक व्यक्ति जिसका शिवसेना से कोई संबंध नहीं रहा शिवसेना के निर्माण में, उसको आपने हमारी पार्टी को बेच दिया। इसलिए बेच दिया कि वो हमारे विधायक तोड़ सका, ताकत ईडी, सीबीआई, पैसे की ताकत पर। तो आप बाला साहब ठाकरे का नाम कैसे ले सकते हो? आप ये झूठा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने लोगों के साथ एनसीपी एससीपी की लीडर व रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर शदीद रद्दमल का इजहार किया। सुप्रिया सुले ने कहा कि यह बहुत अफसोसनाक है। महाराष्ट्र में हम एक मुत्तहदा ताकत हैं। महाराष्ट्र इस तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर देगा। This is nothing new. This is the new culture of the BJP to threaten people. This is completely against the Constitution of India. And I condemn such behaviors. We always take it. Atiti Devo Bhava. In a vibrant democracy, everybody should participate. It's very sad. In Maharashtra, we are a united force. This is Chhatrapati Shivaji's Maharashtra, Shahu Phule Ambedkar's Maharashtra. This divisive politics will be rejected by Maharashtra. We have moved court and election commission. No, again, according to the Constitution of India, no citizen can be threatened. This proves again and again that the BJP is a party of bullies and they are against the Constitution of India and they have insulted Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar and the Constitution of India. महाराष्ट्र कांग्रेस ने 22 बागी उम्मीदवारों को पार्टी मुखालफत सरगर्मियों में मुलविस होने की वजह से 6 साल के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया। मुअत्तल उम्मीदवार 22 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और 20 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में महाविकास अघाड़ी के बाज़ाब्ता उम्मीदवारों की मुखालफत कर रहे हैं। तादीबी कार्रवाई का सामना करने वाले नुमाया लीडरों में साबिक़ वज़ीर राजेंद्र मलिक, वाई जिचकर, कमल व्यावरे,
मनोज शिंदे, सुरेश पाटिल और पार्वती से अबब गुल शामिल हैं। जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद खान। इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद खान, जिस तरह से कांग्रेस के दिग्गज लीडर, मैंने कहूं कि सीधा कांग्रेस सदर ने हाल ही में इत्तेहाद का मैनिफेस्टो जारी किया, ये सारी चीज़ें कांग्रेस मेहनत कर रही है, लेकिन एक तरह पीछे से ज़मीन भी खिसक रही है। 22 मुखालिफ बागी खुद इस पूरे इत्तेहाद के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन है, वजूहात क्या है? साजिद खान, देखिए, ये जो पहले नॉमिनेशन, एक्चुअली में नॉमिनेशन को फाइल करने वाले जो रेबल्स थे वो 38 के करीब थे। उन्होंने डिफरेंट एरिया में मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ ज्यादा थे, खासतौर से वेस्टर्न महाराष्ट्र में पूना और के तरफ के भी ज्यादा थे। तो इसमें पहले तो ये था कि पार्टियों के बीच में ये गलतफहमी पहले थी कि ये पहले थी कि ये फ्रेंडली मुकाबला कर रहा है। तो पिछले दिनों शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये तय किया कि गलत मैसेज जा रहा है सोसाइटी में कि ये सभी ने अपने अपने जो रेबल कैंडिडेट्स के खिलाफ भी कार्रवाई न करने की वजह से जनता के बीच में, वोटर्स के बीच में गलत मैसेजिंग हो रही है। तो इस पे बहुत ही गौर खोज किया गया। तो आज जो पिछले दिनों उन्होंने तकरीबन 16 लोगों को बाहर किया था, फिर आज की जो लेटेस्ट लिस्ट है तकरीबन 22 लोगों को उन्होंने पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। सिर्फ कांग्रेस से नहीं, शिवसेना ने भी तकरीबन 6 लोगों को यहाँ से निकाला हुआ है। अभी यहाँ के खासतौर से मराठवाड़ा की साइड में देखिए तो उसमें बहुत सारे हैं। कमल वेवारे तो खैर यहाँ पुनः, मनोज शिंदे हैं, भुजबल हैं, मनोज भुजबल हैं। तो इस तरह के जो कैंडिडेट हैं, जो बहुत ही जो बड़े लीडर थे, जैसे एनसीपी के लीडर्स थे, वो आके पार्टी में कांग्रेस में शामिल हुए थे। साजिद खान, कहिए, ये जो 22 लोग हैं, पिछले जो आपने 16 लोगों का जिक्र किया है, ये इंडिया इत्तेहाद को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसका फायदा बीजेपी को कितना मिल सकता है ऐसे हालात में? देखिए, पार्टी को नुकसान सिर्फ इस वजह से पहुंच रहा था कि पार्टी ने कोई एक्शन नहीं ले रही थी और वो अपने आप को पोर्ट्रेट कर रहे थे एज ए कांग्रेस लीडर। तो अब एक्शन लेने के बाद, एक्शन लेने का मकसद सिर्फ ये है कि पार्टी पूरे तौर पर ये कह चुकी है कि हमारी ये बागी हैं, इनको सपोर्ट, जो कांग्रेस का वोटर, जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, उनको मैसेजेस देने की कोशिश की गई है, यहाँ पे बागी हैं, उन्होंने बगावत की है, इनको पार्टी से निकाल दिया जाए। तो इससे थोड़ा सा जो डैमेज कंट्रोल हुआ है, और हाँ, इससे हो सकता है पार्टी को जो नुकसान होने वाला था थोड़ा कम हो जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद खान इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल अब बहुत ही आखिरी मराहिल में है, 20 तारीख को यहाँ चुनाव होना है। लोग पार्टी को वोट देते हैं या किसी शख्स को वोट देते हैं, महाराष्ट्र के लोगों का अपना चुनाव है। आगे बढ़ेंगे। मुंबई कांग्रेस की सदर वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि महाविकास अघाड़ी ने अपने इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए हैं उसे ज़रूर वफा करेगी। उन्होंने कहा कि हुक्मरान पार्टी तफरीक की सियासत कर रही है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होगी। नहीं, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, फिर एक है तो सेफ है, ये नारे देने वाली भाजपा ने खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये काटने का और बांटने का काम उन्होंने किया है, स्मशान कब्रस्तान हो या बाकी जगह पे जाके एक दूसरे का विषय उन्होंने शुरू कर दिया है। तो शुरुआत से ही अगर आपको ये समझ में आता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि लोगों को जात धर्म के नाम पे बांटने का काम उन्होंने ही किया है। एनसीपी लीडर और मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार नवाब मलिक का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयानात नफरत अंगेज हैं, इससे कोई फायदा नहीं हो सकता। इस तरह की सियासत ने उत्तर प्रदेश में बहुत नुकसान पहुंचाया है। मजहब की बुनियाद पर सियासत ज़्यादा देर नहीं चलती। रोजी रोटी, कपड़ों और रिहाइश के मसाइल पर सियासत करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई भी मुल्क को हिंदू मुस्लिम के नाम पर तकसीम न करे। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह का जो बयान है ये वाहियात है, इससे कोई भी फायदा नहीं हो सकता। इसी तरह की राजनीति से उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान हुआ। मैं आपको बता दूं, जब धार्मिक उत्पात चरम सीमा पे था, 92 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, देश भर में दंगे हुए, उत्तर प्रदेश भी दंगों में झुलस रहा था। कल्याण सिंह जी की सरकार बर्खास्त कर दी गई, लेकिन 4 महीने के भीतर चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी हार गई। कोर्ट के आदेश से मंदिर बना,
मंदिर निर्माण के बाद भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारी। तो धर्म पर आधारित राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती और हमें पूरा विश्वास है कि रोजी कपड़ा मकान की समस्याओं पर राजनीति होनी चाहिए। लोगों को विकास की बात होनी चाहिए। धर्म पे आधारित राजनीति की आयु बहुत ज्यादा नहीं होती। एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में पार्टी उम्मीदवार इम्तियाज जलील और नसीर सिद्दीकी की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने अपने खिताब में बीजेपी और खास तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एमआईएम सरबराह ने लोगों से अपील की कि वो पार्टी उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? कांग्रेस की जानिब से उम्मीदवारी न मिलने के बाद अब्दुल हफीज जालना असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार हैं। उनका दावा है कि मुसलमानों के साथ साथ दीगर तबकात के लोगों को भी उन्हें हिमायत मिल रही है। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हल्के में मुसलमानों की बड़ी आबादी होने के बावजूद कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया। इस मौके पर मौलाना सैयद जमील ने कहा कि मुस्लिम इलाकों में सिर्फ नालियां और सड़कें बनाना तरक्की नहीं है। कि 47 में इस मुल्क से अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते अपने औलाद को यहां पर छोड़कर उन्होंने क्या किया कि फूट डालो और हुकूमत करो। आज रहमानगंज की बात हुई, 3-4 ग्रुप बना दिए गए। मैं जा रहता हूं जफर खान चाल में, आज 4 से 5 ग्रुप बना दिया गया। हमारे नौजवानों को अलग अलग दिशाओं में बांट दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि मुस्लिम यहां से नहीं आ सकता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फिर ये ठेका कौन लेगा? ये लीडरों का ठेका नहीं है। लीडरों का ठेका नाली बनाना, रोड बनाना, रास्ते बनाना, ये लीडरों का ठेका। उलमा का ठेका आपको मालूम है? बच्चा पैदा हुआ तो इमाम साहब के पास के जाओ, इमाम साहब, हाफिज साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब को बुला के लाओ, कान में अजान पुकारना है। शिवसेना एकनाथ शिंदे की लीडर और मुंबा देवी असेंबली हल्के से उम्मीदवार शाहना इंसिक का कहना है कि अपोजिशन महाविकास अघाड़ी ने अपने इंतखाबी मंशूर में बहुत सारी जमानतें दी हैं। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में जो वादे किए थे उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा। शाहना इंसी ने मजीद कहा कि महाविकास अघाड़ी की गारंटी सिर्फ झूठ, बदनवानी और खुशामद की सियासत है। Our Home Minister said it exactly as it is in Buldhana. Mahavikas Aghadi has given so many guarantees, and Congress President Kharge ji himself has just spoken that the truth has been said and promises will be made which can be fulfilled. I want to question. इस बार महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में दलित और मुस्लिम कम्युनिटी का अहम रोल नजर आ रहा है। वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि जालना के मुसलमान जिसको चाहे अपना उम्मीदवार मुंतखब कर सकते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने पार्टी उम्मीदवार डेविड घुमारे के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इथल्या साऱ्या उलेमाच्या संघटना, मौलवींच्या संघटना यांना आव्हान करतो की तुमचा बीजेपी हा टार्गेट आहे। याचा अर्थ एकनाथ शिंदे हाही तुमचा टार्गेट आहे। उद्धव सेना यांचं साटलोट बीजेपी बरोबर सुरुवात झाली अशी असणारी परिस्थिती। काँग्रेसवाले सुद्धा उघड म्हणायला लागले की आम्ही यांची गॅरंटी देऊ शकत नाही, हे कधी आम्हाला तलाक देतील। शिवसेना दुबे के लीडर आनंद दुबे ने MVA के इंतखाबी मंशूर पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की नुक्ताचीनी का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही जुमलेबाजी करती है।
देखिए, अमित शाह जी बहुत बड़े नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं। हम जानते हैं कि अब चुनाव आ गया है तो वो आएंगे, जुमलेबाजी भी करेंगे। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम माताओं बहनों के अकाउंट में 3,000 रुपए देंगे खटाखट, तो ये उनको धोखाधड़ी लग रहा है, जुमलेबाजी लग रही है। अगर हम अपने किसान भाई बहनों के 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करेंगे तो इनको धोखाधड़ी लग रहा है। अगर हम अपनी बहनों को एसटी और बीएसटी के बसों में मुफ्त यात्रा करवाएंगे तो इनको धोखाधड़ी लग रहा है। अगर हम अपने नागरिकों के हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर करवाएंगे तो इनको धोखाधड़ी लग रहा है। हम अपने किसानों को अगर जो नियमित कर्ज का भुगतान करते हैं उनको 50,000 रुपए का एक प्रकार से हम उनको वजीफा देंगे तो इनको धोखाधड़ी लग रहा है। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हम बेरोजगार युवकों को अगर 4,000 रुपए देंगे जब तक उनको नौकरियां नहीं मिली, जो उनकी नौकरियां महाराष्ट्र आनी थी वो गुजरात चली गई, तो क्या ये धोखाधड़ी है? अरे धोखाधड़ी तो वो है अमित भाई शाह जी जो आपने 2014 में कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। विदेशों में जो काला धन छुपा है जब वो हिंदुस्तान आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपए तो यूं ही लोगों के खाते में आ जाएंगे। वो धोखाधड़ी थी। धोखाधड़ी तो वो थी कि आपने कहा कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर 11 नवंबर को मुल्क भर में कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम और अजीम दानिश्वर थे जिन्होंने तालीमी इस्लाहात और एक मजबूत तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखी। वो जदीद भारत की तालीम और इल्मी तरक्की के बुनियादी मेमार समझे जाते हैं। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर 11 नवंबर को मुल्क भर में कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम और अजीम दानिश्वर थे जिन्होंने तालीमी इस्लाहात और एक मजबूत तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखी। वो जदीद भारत की तालीम और इल्मी तरक्की के बुनियादी मेमार समझे जाते हैं। कौमी यौम तालीम के इनेकाद का मकसद लोगों में तालीम की अहमियत और शऊर आगही और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के अज़्म को फ़रोग़ देना है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और दीगर तालीमी इदारों में मुख्तलिफ तकरीबात, सेमिनार और मुबाहिसों का एहतमाम किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के अज़ीम रहनुमा, दानिश्वर और मुस्लिह थे जिन्होंने तहरीक आज़ादी और तालीमी मैदान में अहम किरदार अदा किया। भारत की आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मुकर्रर हुए। उनके दौर में तालीम को आम करने और तालीमी इदारों को मजबूत करने के लिए बहुत से इक़दामात किए गए। उनका मानना था कि तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं और उन्होंने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की। मौलाना आज़ाद ने आला तालीम के फ़रोग़ के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया। यूजीसी का मकसद मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों को माली इमदाद फराहम करना और आला तालीम की सतह को बेहतर बनाना है। मौलाना आज़ाद ने भारत में तकनीकी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए IIT और दीगर तालीमी इदारों का आगाज़ किया। आज IITs दुनिया भर में मारूफ तालीमी इदारे हैं और ये मौलाना आज़ाद के तालीमी विजन का हिस्सा हैं। मौलाना आज़ाद ने सानवी तालीम के कमीशन का क़याम किया जिसका मकसद स्कूल की सतह पर तालीम के मेयार को बेहतर बनाना था। उनकी कोशिशों से मुल्क भर में तालीमी निसाब को जदीद बनाया गया और तलबा को मेयारी तालीम फराहम करने की कोशिश की गई। मौलाना आज़ाद ने मुख्तलिफ सकाफती इदारे कायम किए जैसे साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी। उनका मकसद भारत की सकाफती विरासत को महफूज करना और इसे दुनिया के सामने पेश करना था। मौलाना आज़ाद एक सच्चे सेकुलर रहनुमा थे। इन्होंने हमेशा कौमी यकजहती और भाईचारे को फ़रोग़ दिया। इनकी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में भी इनके ख़यालात नुमायां हैं, जहाँ इन्होंने आज़ादी के बाद भारत को मुत्तहिद और मजबूत बनाने के लिए सेकुलरिज्म और इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। मौलाना आज़ाद ने कई उर्दू रसाइल निकाले जिनमें अल हिलाल और अल बलाग ख़ास तौर पर मशहूर हैं। इन रसाइल के ज़रिए इन्होंने कौम को बेदार करने, आज़ादी की अहमियत उजागर करने और लोगों में कौमी शऊर बेदार करने का काम किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तालीमी, समाजी और कौमी खिदमात ने भारत के तालीमी निज़ाम और माशरत पर देरपा असरात मुरतब किए। उनके अफकार और खिदमात को याद करते हुए हर साल 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ TV।